बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे पीटीआई की 3 साला हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आ गई। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन के होशरुबा दास्तान ये सामने आई है कि फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। फराह गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम करती हैं, जबकि उनके गैर ज़ाहिरी मगर मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। फराह गोगी के सिर्फ 3 साल में ज़ाहिरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। ये असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं, जबकि एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक फराह गोगी कई कंपनियों में हिस्सेदार हैं। गौसिया बिल्डर्स, अलबराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड में फराह गोगी हिस्सेदार हैं। अलबराक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, अलमुइज़ डेयरी एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में भी फराह गोगी पार्टनर हैं। अलमुइज़ प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड, दयान प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स क्लिनिक केयर प्राइवेट लिमिटेड में भी फराह गोगी पार्टनर हैं। सीना चोरिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में फराह गोगी हिस्सेदार हैं। आउट ऑफ कोर्ट मुआहिदे के तहत बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड्स पीटीआई हुकूमत को मिले। फराह गोगी ने 19 जुलाई 2021 को प्रॉपर्टी टाइकॉन से 240 किनाल ज़मीन अपने नाम कराई और ये 240 किनाल की कीमती ज़मीन फ्रंट पर्सन फराह गोगी को रिश्वत के तौर पर मुंतकिल की गई। इस रिश्वत के एवज़ पीटीआई की हुकूमत ने 460 बिलियन रुपए हरजाना केस की पैरवी से इज्तनाब किया। 2019 को प्रॉपर्टी टाइकॉन से आउट ऑफ कोर्ट मुआहिदा किया और बरतानिया की NCA से 190 मिलियन पाउंड पीटीआई हुकूमत को मिले। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 20 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? उसकी बात है पाकिस्तान की सियासत में और एज ए पाकिस्तानी कि इस मुल्क के नौजवानों ने इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीदें लगाई और इस मुल्क की खवातीन ने बड़ी उम्मीदें लगाई खास तौर पर, और एक पढ़े लिखे तबके ने उम्मीद लगाई कि वो रियासत मदीना की बात कर रहे थे, वो अमर बिल मारूफ की बात कर रहे थे, वो मुल्क के स्टेटस को ख़त्म करने की बात कर रहे थे, वो बड़े जो ओहदों पर लोग होते हैं उनकी करप्शन को रोकने की बात कर रहे थे। लेकिन जब वो सारी बातें कर रहे थे तो वो अपने घर में अपने सामने ये सारी वारदातें करवा रहे थे। इससे पता चलता है आज कि भाई वो सब कुछ झूठ फरमा रहे थे, वो सब गलत बयानी कर रहे थे, वो जो वो फ्रॉड था सारा कुछ। और आज देखें कि 2017 में ये फराह गोगी जिनको कोई नहीं जानता था, उनके 20 करोड़ के असाफाजात थे, 3 सालों में उनके असाफाजात 4.5 अरब रुपए हो गए और उनको कोई नहीं जानता था। सारे कामों में यकीनन प्राइम मिनिस्टर के नाम से वो पहचानी जाती थी, प्राइम मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल हुआ, उनकी कॉलें गई होंगी, उनके ऑफिस इस्तेमाल हुआ होगा, और साथ साथ ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको फिर इमरान खान साहब ने जब उनकी हुकूमत गई, मुझे याद पड़ता है कि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की आने के बाद लोग ये समझ रहे थे कि वो अपने कारनामे बताएंगे और मुल्क की सबको बताएंगे कि उन्होंने मुल्क को क्या कुछ किया लोगों के लिए। लेकिन उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत के बाद उन्होंने आकर ये सब जाहिर किया या बताया कि फराह गोगी बेकसूर है, फराह गोगी को डिफेंड किया है उन्होंने आकर, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस फराह गोगी पे की कि उस बेचारी के साथ जो है वो ज्यादती कर रहे हैं, वो बेकसूर है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया इस मुल्क का, और इस सारे 4 साला दौर के इस सारी चीज़ों की वजह से आप देखें कि हमारा डॉलर कहाँ चला गया, हमारी महंगाई कहाँ चली गई। तो एक ना रुकने वाला सिलसिला है मुल्क को तबाही बर्बादी का, जो कि रुकने का नाम नहीं ला रहा। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग उस वक्त करप्शन रोकने के इदारे मौजूद थे, जो जिम्मेदारान थे, उनसे भी पूछ होनी चाहिए कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये फ्रॉड, ये डाके डाले जा रहे थे, तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे, कहाँ थे आप? और आपने इस तमाम चीज़ों को जिनकी रोकने की जिम्मेदारी आपके कांधों पे थी, आपके पास थी, आपने इन चीज़ों को रोका क्यों नहीं? और इस मुल्क को ये जो ना तलाफी नुकसान पहुंच गया है, इसका कौन जिम्मेदार?
ٹھیک ہے ناصر صاحب، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری صاحب بھی موجود ہیں. طلال صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جس طرح ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ تب کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے ہمیں پریس کانفرنس کر کے بھی بتایا کہ فرحہ گوگی اس متعلق ان کے خلاف پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت تو کچھ اور ہے اور جو سامنے اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ حیران کن ہیں. بنی گالا اس کے پیچھے اس کا طاقت کا محور تھا اور اسی وجہ سے یہ سب کچھ اس نے کیا ہے اور اس کے بینیفیشری بھی عمران ہیں. یہ تو آپ یہ جو لیکس گوگی لیکس پنکی لیکس جو ہیں یہ اصل میں عمران خان کی جواب دینا ہوگا. یہ اصل میں اس کی کرپشن کی کا چند جھلکیاں ہیں. یہ تو ابھی بڑے فلم نظر آئے گی اگر آپ کہیں گلی محلوں میں یا لوگوں سے پوچھیں کہ اصل کرپشن کتنی. ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہیے گا. ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر، آپ کیسے دیکھتے ہیں جس طرح 2017 سے 20 تک ان اثاثوں میں اضافہ دیکھا گیا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی پی نٹ کہہ لیں جو پی ٹی آئی کی وہ جو آئے تھے صاف شفاف لوگ، فرشتے صفت لوگ، وہ جو خان صاحب ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے، باقی سب ان کو چور لگتے تھے اور خود وہ بڑے ایماندار تھے. یہ انہی کا ایک پی نٹ ہے. یہ فرحہ گوگی جو ہے ایک چھوٹا سا ان کی اس کرپشن کا ایک کہہ لیں حصہ. اور یہ تو وہ جو اس کے اکاؤنٹس آئے ہیں یا اس کے اپنے اثاثے جو سامنے ہیں، جو اس کا کوئی حصہ ہے وہ ملا ہے. اس کی اور فیملی کے نام کی ڈیٹیل بھی ابھی آئے گی یا اور جو ان کے جاننے والے ہوتے ہیں ان کا. یہ تو سب اس کا ایک شیئر ہوگا نا، جو بھی جتنا پرسنٹ بھی آپ کہہ لیں. باقی چیزیں تو ساری بنی گالا گئی ہوئی ہیں اور یہ تو ایک صرف حصہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. ادروائز تو اس وقت بھی سب کہتے تھے کہ یہ جب ان کی کے پی میں گورنمنٹ تھی تب بھی انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی. آپ کو یاد ہوگا وہ جو انہوں نے خود احتساب بیورو بنایا جس میں کوئی ریٹائرڈ جنرل صاحب تھے. جب انہوں نے انکوائری کی تو ان کی دم پر پیر آیا تو انہوں نے فوری طور پر وہ بیورو ہی بند کر دیا. اور اس کے بعد جب ان کو فیڈرل گورنمنٹ ملی تو سامنے بہت پارسائی کے دعوے اور دوسروں پر بڑے الزامات اور خود یہ ساری چیزیں کی. اور اس میں سب آپ یہ جتنی پھر ابھی اس وقت کے بڑے نام تھے عدلیہ کے نام بھی، انہوں نے بھی ان کو بڑا پروٹیکٹ کیا اور پھر ان کو صادق اور امین کی وہ سندیں بھی دی گئیں اور بھی بہت کچھ ہوا. تو یہ تو فرحہ گوگی تو ایک میں کہہ رہا ہوں ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہے جو یہ کرپشن کا سامنے آیا. اور جب بھی ان سے ان کی بات پوچھیں کہ جی یہ اثاثے کیوں بڑھتے ہیں، مثال کے طور پر وہ جو علیمہ باجی کی بات نکلتی تھی، یہ انہوں نے کوئی مشینوں کا کاروبار کیا تھا، سلائی مشینوں کا. یہ کون سی سلائی مشینیں ہیں جو اربوں روپے جو ہے اس کا پروفٹ ہوتا ہے. یہ تو دیکھیں یہ مورلی کرپٹ انسان تھے خان صاحب جو تھے. آپ نے خود دیکھا کہ وہ جو شوکت خانم کے نام پہ دیگر ناموں پہ جو انہوں نے چندے لیے پھر وہ کہیں اور انویسٹ کیے اور بہت بڑی لمبی کہانیاں ہیں. لیکن کیونکہ شوکت خانم ایک اچھا کام ہوتا ہے اس لیے ہم وہ بات نہیں کرتے، حالانکہ وہاں کے بھی بڑے قصے ہیں ان ساری چیزوں کے. اور پھر اور بھی وہ ان کے فارن فنڈنگ کیس دیکھ لیں آپ، وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے. تو یہ جو اثاثے ہیں، ایک تو یہ ایک پی نٹ اور یہ وہ حصے جو فرحہ گوگی کے حصے میں آیا اور جو اس نے ڈکلیئر ایسٹس ہیں اور پتہ نہیں کتنے ہیں جو انڈکلیئر ایسٹ جو ہوں گے جو ان کے یا ان کی فیملی اور دیگر لوگوں کے نام پہ ہوں گے. یہ تو بھی چیزیں آئیں گی سامنے. ٹھیک ہے ناصر صاحب، ساتھ ہی رہیے گا. ماہر قانون حسن پاشا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. حسن صاحب، اس طرح سے اثاثوں میں اضافہ ہونا صرف چند سالوں میں قانونی طور پر کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ سندھ میں سرجری روبوٹ کی خریداری اختلافات کی نظر. سرجری کے لیے روبوٹ کی خریداری پر نگران وزیر اعلیٰ سندھ اور نگران وزیر صحت کے درمیان اختلافات. مقبول باقی روبوٹ خریدنا چاہتے ہیں، سعد نیاز کو خریداری پر سخت اعتراض ہے. اسی پر بات کریں گے. عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاجز، بتائے گا ان اختلافات کے حوالے سے. جی دیکھیں، سندھ میں 6 روبوٹ خریدنے ہیں جس کے لیے سابقہ حکومت نے فنڈ بھی مختص کیے ہیں، بجٹ میں فنڈ رکھے تھے.
जिसमें 2 रोबोट SIUT के लिए खरीदे गए हैं। निगरान वजीर आला ये रोबोट खरीदना चाहते हैं, लेकिन वजीर सेहत जो है साथ न्याज उनका इख्तलाफ है और वो कह रहे हैं कि रोबोट सर्जरी जो है वो महंगा इलाज है, बड़े से बड़े निजी अस्पताल में रोबोट सर्जरी नहीं हो रही, लिहाजा इन गवर्नमेंट अस्पतालों के लिए रोबोट खरीद ना किए जाएं। लेकिन कल एक इजलास बुलाया है निगरान वजीर आला ने, जिसमें भी शरीक नहीं हुए निगरान वजीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत और वजीर कानून उस इजलास में शरीक हुए थे। निगरान वजीर आला ने मजीद रोबोटिक खरीदने की मंजूरी दे दी है और 2 रोबोट इसके लिए पहले ही खरीदे गए हैं। अब जो है लियाकत नेशनल अस्पताल के लिए 2 रोबोट खरीदने हैं, जिन्ना अस्पताल के लिए 1 रोबोट खरीदा गया है और 1 रोबोट सिविल हॉस्पिटल के लिए खरीदा गया है, जबकि गम्बट इंस्टीट्यूट के लिए भी 1 रोबोट खरीद करना है। अभी 2 रोबोट खरीद करने हैं। इन तमाम के लिए पैसे मुख्तस हैं, इख्तलाफात उरूज पर हैं। निगरान वजीर सेहत कहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का म्यू हस्पताल का अचानक दौरा, सूबाई वज़रा, सेक्रेटरी सेहत समेत मुतालिका हुकाम भी हमरा। वज़ीर आला ने ज़ेर तामीर एमरजेंसी के तमाम फ्लोर्स का तफसीली मुआयना किया। बात करते हैं दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, निज़ाम वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अपनी काबीना के अरकान के हमरा आज अस्पताल का दौरा किया और म्यू अस्पताल के सबसे पहले वो ज़ेर तामीर एमरजेंसी के एक फ्लोर का मुआयना किया और वहाँ पे तामीराती कामों का जायजा लिया। उसके बाद वो ENT टावर गए। ENT टावर में उन्होंने तमाम के तमाम 5 फ्लोर बेसमेंट समेत उसका दौरा किया और वहाँ पे भी इंतजाम का जायजा लिया। फ्लोर के खाली होने पर नोटिस देते उन्होंने कहा कि जगह का वेल यूटिलाइज किया जाए, सेहत सहूलत की जो है देने के लिए तमाम तर चीज़ों को यूटिलाइज करें और खाली ब्लॉक्स पे भी जो है वो अस्पताल के लिए बेड्स बनाए जाएँ और लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। इस हवाले से उन्होंने कहा, बेसमेंट में जाके जब देखा तो कूड़ा करके बहुत बड़ा हुआ था, पानी काफी फैला रहा था, उन्होंने फौरी तौर पर इसको साफ करके पानी निकालने का हुक्म दिया। उसके बाद वो लेडी एचिसन गए। लेडी एचिसन जाके उन्होंने वहाँ पे भी गायनी वार्ड, पोस्ट ऑपरेशन वार्ड और वहाँ पे मरीजों के लिए जो जनरल वार्ड थे उनका मुआयना किया, मरीजों से सहूलियात के बारे में इस्तफसार किया। एक बेड पे 2 ख़वातीन को लिटाने पे उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दिया कि इसको यकीनी बनाया जाए एक बेड पे 1 ही मरीज होना चाहिए। इस हवाले से वज़ीर आला ने तफसीली दौरा करने के बाद तमाम काबीना के हमरा सेहत सहूलियात की हिदायत दी और न्यू एमरजेंसी, न्यू अपग्रेडेशन और लेडी एचिसन के अस्पतालों की बेहतरी के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने का हुक्म दिया। बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब आपका। पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। 8 अजला में आज और कल कारोबार की इजाज़त मिल गई। बाजार और मार्केटें मामूल के मुताबिक खुलेंगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम्स भी आज खुले रहेंगे। IT सेंटर, मेडिकल स्टोर, कॉल सेंटर्स, पेट्रोल पंप, तंदूर, बेकरी, चिकन करियाना और ग्रॉसरी शॉप्स लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार। पंजाब हुकूमत की जानिब से जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली की गई है। 8 अजला में आज और कल कारोबार की इजाज़त मिल चुकी है। बाजार और मार्केट्स मामूल के मुताबिक खुलेंगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने इस मुतालिक तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम आज खुले रहेंगे। IT सेंटर, मेडिकल स्टोर्स, कॉल सेंटर, पेट्रोल पंप इस्तिस्ना करार दिए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल बात करते हैं। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।